साल 2020 भारत की वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मल सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही थी। तब एक टर्म उन्होंने बोली, नेशनल क्वांटम मिशन, और बताया कि भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उसके बाद या उस समय हम कोरोना नाम की एक भयावह महामारी का सामना कर रहे थे और उसके बाद उसके या तो डिले हुआ या जैसे भी था, लेकिन जब सब चीजें अब सही हुई तो थोड़े दिन पहले भारत के विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि भारत सरकार ने अपना नेशनल क्वांटम मिशन, उसको कैबिनेट सरकार ने मंजूरी दे दी है और उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो क्या है ये नेशनल क्वांटम मिशन? कैसे ये आपके, हमारे और सभी के जीवन को आगे चलकर हमारे जीने का तरीका, हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता या हमारा टेक्नोलॉजी को लेकर के जो विजन, उसका इस्तेमाल करने का तरीका, वो सब चीजें कैसे प्रभावित होंगी? किन समस्याओं का समाधान ये हमारे समक्ष लेकर के आएगा और किस-किस रूप में हम इसको अपने दैनिक जीवन में इसका असर देख पाएँगे? और क्या क्वांटम, क्लासिकल, जो लोग फिजिक्स से जुड़े हैं, इन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? उसके अलावा इस मिशन में भारत सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है? इसी के साथ क्वांटम कंप्यूटर जो है, उसका इसमें टारगेट रखा गया है या नहीं? या कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास अभी क्वांटम कंप्यूटर है, जो हम कभी न्यूज़ में सुनते हैं? और हम उस रेस में अभी कहाँ हैं? इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो बहुत ही खास हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार अजय जी। स्वागत आपका हमारे इस रिसर्च कॉम के प्लेटफॉर्म में, जहां हमारा प्रयास होता है कि एक कोई रिसर्च के फील्ड में काम करने वाले यंग जो माइंड्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं और अलग-अलग विषय के बारे में, या तो उनके अपने जो रिसर्च के टॉपिक हैं उसके बारे में वो हमारे समक्ष अपनी नॉलेज साझा करते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। या आज का जैसे ये टॉपिक था क्वांटम मिशन को लेकर, तो मैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि अगर जितने भी लोगों ने इस मिशन को लेकर के यूट्यूब, ये अलग-अलग माध्यम से जानकारी साझा की है, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मृत्युंजय जी से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट इस फील्ड में हो सकता है, क्योंकि उस जनरेशन में, और लगभग आप ये मान के चलिए अभी सर जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता विश्व विद्यापीठ, सर मैं सही बात बोल रहा हूँ? जी जी। ये चेन्नई कैंपस है सर? कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। सर ने कोयम्बटूर में असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर ज्वाइन किया है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव सर को क्वांटम के फील्ड में है, रिसर्च में, और सर ने अपना मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन भी दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किया है। इसके अलावा सर बहुत सारी जो साइंस की सोसाइटीज हैं उसके मेंबर हैं। सर डीएसटी के जो इंस्पायर अवार्ड है वो अवार्डी हैं। इसके अलावा सर ने एक बहुत अच्छा, जो जगदीश चंद्र बोस हैं, उनके ऊपर एक बुक में चैप्टर भी लिखा है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत। और इससे पहले कि हम शुरू करें, तो जो लोग हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे इस प्रोग्राम को, क्योंकि हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ, आपने ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन कॉलेज से किया, दिल्ली से, उसके बाद आप मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए। तो बहुत सारे लोग जिनके पास जानकारी का अभाव है कि हम विदेश में जाकर के कैसे अपना पीएचडी या मास्टर्स के लिए कैसे जा सकते हैं, वो छोटा सा आप एक बार शेयर कर देंगे, तो फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर भी आगे बात। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक लेगेसी रहा है, एक हिस्ट्री, एक इतिहास रहा है जो कि बहुत ही वैभवशाली है, बहुत ही प्रचलित है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे न्यूटन हैं, डार्विन हैं, जिन्होंने वहाँ पे काम किया है।
तो वहाँ का ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है। तो ब्रिटेन में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन किया जाता है। तो उसको थोड़ा सभी छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी अगर वो उस विश्वविद्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसमें हर समर में अगर हम समर वेकेशंस की बात करें जो विश्वविद्यालय में होते हैं, तो तब अगर कोई शोध कार्य कोई कर पाए, जैसे समर इंटर्नशिप है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस गैदरिंग अगर हो पाए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे आप अगर लेख लिख पाए या कहीं कहीं पे कोई टॉक दे पाए, तो उसमें उसका भी काफ़ी एक प्रभाव पड़ता है आपके कैंडिडेचर के ऊपर। और इसके अतिरिक्त अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें और थोड़ा और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। पर मैं यही कहूँगा कि जो अच्छे छात्र हैं, जो अपने दृढ़ता से अपने मन से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर मैं कहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहिए, आप इस और कार्य कीजिए। पर मैं ये भी कहूँगा कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को ना देख के विज्ञान की तरफ ध्यान रखिएगा, देश सेवा की तरफ ध्यान रखिएगा कि आपके विज्ञान के जो अनुभव से या विज्ञान का जो आपका ज्ञान है, उससे देश या मानवता को क्या अच्छा मतलब मिल पाता है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मैं इसी से आपका ये जवाब दूंगा। जी जी, धन्यवाद सर। तो ये समय-समय पर सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पर पोजीशंस और ये अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, अगर हम देखना जी, चाहें? तो उसमें एक दिसंबर साइकिल कहते हैं, सो आई थिंक 2 दिसंबर के आसपास डेडलाइन रहता है उसका। तो उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्कॉलरशिप राउंड में भी चला ही जाता है। अगर आप उसमें बताते हैं कि आपको जो भी स्कॉलरशिप चाहिए वो उसके लिए आप अपना चयन अपना कैंडिडेचर रखना चाहते हैं। उसके अलावा एक और साइकिल है जो शायद फरवरी मार्च के आसपास रहता है। वो एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ साइकिल रहता है, क्योंकि अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसका मतलब समझ में आता है, पर अगर आप मास्टर्स लेवल में जाते हैं तो जो पूरा एकेडमिक साइकिल है वो अक्टूबर से शुरू होता है। तो जो स्कॉलरशिप्स है वो अराउंड मई के आसपास सारे डिक्लेयर हो जाते हैं। तो अगर आप अक्टूबर में आना चाहते हैं तो आपको मई तक अगर स्कॉलरशिप्स मिलना है तो उसमें दिसंबर साइकिल ही अच्छा रहता है। तो अगर आप नवंबर जी, दिसंबर लेके चले तो उसमें आप अप्लाई करने से बेहतर है। जी धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ सर आप तक आ रही है? जी जी हाँ। जी, आपका वीडियो शायद सर रुक गया है बीच में। ओह अच्छा अच्छा, अब ठीक है। तो हम अब टॉप ने जो आज का टॉपिक है उसको शुरुआत करते हुए जो सबसे पहला मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्लासिकल और क्वांटम ये फिजिक्स यानी भौतिकी की बेसिक 2 अप्रोच हैं, हम चीज़ों को समझने की, एक्सप्लेन करने की। तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? वो अगर आप एक बार बताएँ। जी, तो क्वांटम की जब हम बात करते हैं, या हिंदी में हम जब कहते हैं प्रमात्र यांत्रिकी भौतिकी, एक मौलिक सिद्धांत है जो परमाणु या उपपरमाण्विक कणों के स्तर पर जो प्रकृति में भौतिक गुण है उसका विवरण प्रदान करता है। और यही जो आपका सिद्धांत है ये प्रमात्र रसायनिकी या प्रौद्योगिकी में काफ़ी प्रयोग उसका होता है। इवन सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है इस पे। तो आप अगर इतिहास में देखें तो भौतिकी विज्ञान में न्यूटन के जो गति नियम के आधार पर एक विकसित चीर समन्त यांत्रिकी जिसको कहते हैं, या क्लासिकल फिजिक्स इन वे कहते हैं, द्वारा हम जैसे स्थूल पदार्थ हैं, जैसे हमारे आसपास जैसे पत्थर है, पेड़ है, हवा बहती है, तो उसके एक प्रकार के कुछ सिद्धांत है जो उस पर लागू होता है। तो उसके विषय में चीर समन्त यांत्रिकी हमें बताता है, उसका जो व्यवहार है इन चीज़ों का उसके बारे में हमें जानकारी देता है। पर हम अगर अति सूक्ष्म कणों की बात करें जो बहुत ही मतलब छोटे स्केल पे पाए जाते हैं, तो उन पर वो लागू नहीं होता है, क्योंकि उनमें उनका जो व्यवहार है वो इन सब स्थूल पदार्थों से थोड़ा सा अलग है। तो उसमें जो हम 20वीं शताब्दी में जब हम आते हैं तो उस दौरान मैक्स बॉर्न बोल के एक बहुत ही एमिनेंट फिजिसिस्ट रहे थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हैं और एक दो और लोग भी थे, जिन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनका जो रिजल्ट था वो चीर समन्त यांत्रिकी से नहीं एक्सप्लेन कर पाए।
और इसी दौरान उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इसमें कुछ अलग वे में, उसे अलग अलग तौर में हमें देखना चाहिए। तो उन्होंने इसी दौरान ये जो प्रमात्र यांत्रिकी का पहली बार इसका एक तौर से इसका निर्माण किया। और अगर हम इसमें, आप पूछ रहे थे कि ये हमारे चीर संबंध यांत्रिकी से कैसे अलग है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे नियम हैं या सिद्धांत हैं उसके अंदर भी, जो कि हमारे जो स्थूल पदार्थ हैं इनमें नहीं देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें दोहरे व्यवहार के बारे में, तो प्रमात्र यांत्रिकी में एक तरण कण द्वैत की बात होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हर जो चीज़ है हमारे दुनिया में या ब्रह्मांड में, उसमें कहीं ना कहीं वो दोनों ही तरंग भी है और कण भी। तो अगर हम इस बात को हमारे स्थूल पदार्थों के संदर्भ में देखें, तो ये समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम जब किसी पानी में किसी चलते हुए तरंग या वेव जिसको कहते हैं उसको हम देखें, तो हम कहते हैं कि वो एक वेव ही है, उसमें कण का कोई रूप नहीं है, कण का कोई व्यवहार नहीं है। और अगर हम कण की बात करें, अगर हम किसी बड़े हुए कण की बात करें, तो उसमें तरंग का कोई व्यवहार नहीं मिलता है। पर कहीं ना कहीं सारे ये जो लोग थे, इन्होंने पाया कि उस सूक्ष्म स्थल पर, उस सूक्ष्म कणों के व्यवहार में कहीं ना कहीं तरंग और कण द्वैतता पाया गया। तो ये एक चीज़ है जो कि प्रमात्र यांत्रिकी में अलग है, जो कि चीर संबंध में नहीं मिलता है। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप अगर अनिश्चय सिद्धांत जिसको कहते हैं, अनिश्चय, या हम इंग्लिश में उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसमें ये पाया जाता है कि अगर हम किसी गतिमान कण की बात करें, तो उसमें जो स्थिति और संवेग हैं, उन दोनों का एक साथ नापा जाना असंभव है। उन दोनों का मतलब बहुत ही हाई सर्टेनिटी जिसको कहते हैं हम, उससे उनको नापा जाना संभव नहीं है। और ऐसे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन कणों के, जो कि इस अनिश्चितता सिद्धांत के साथ चलते हैं। तो ये 2-3 ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम बहुत ही अलग हैं हमारे स्थूल जो दुनिया है, स्थूल जो पदार्थ है उसके क्षेत्र से अलग हटके हैं। सो द्रव्य के इस दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर प्रमात्र यांत्रिकी का विकास हुआ बेसिकली। और प्रमात्र यांत्रिकी एक सिद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म व्यवहारों के हर प्रकार के जो व्यवहार है उनके बारे में कहा गया है। तो इसमें एक दो और चीज़ें हैं, जैसे आप जब कहते हैं कि कोई चीज़ जो हमारे आसपास है, उसमें हम एक शब्द का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, मतलब हम उसे देखें या ना देखें, उसका एक यथार्थ है, उसका एक वो वहाँ पे जिस प्रकार है वो हमारे देखने या ना देखने से उसका कोई वो अलग नहीं होता है। जबकि अगर हम सूक्ष्म कणों की बात करें, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी जो है उसका एक इंट्रोडक्शन होता है। तो हम जिस वे में किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसके हिसाब से जो आउटकम आता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो जो मेजरमेंट का जो वो टॉपिक है या जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है, उसी से यथार्थ का जो एवोल्यूशन है वो होता है इस प्रमात्र यांत्रिकी में। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें चीर संबंध यांत्रिकी से कैसे अलग है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। धन्यवाद आपका। आपने बताया सर, एक शब्द बार बार सुनने में आता है या हम पढ़ने को मिल जाता है, क्वांटम कंप्यूटर जी। तो ये किस तरीके से हमारी जो आने वाली जिंदगी है उसको प्रभावित करेगा? उससे पहले अगर आप एक बार ये बता दें कि इस समय कौन से ऐसे देश हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी जहां पर रिसर्च चल रहा है जी, और या जिन्होंने अपना क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। जी। तो एक तो मैं सारे दर्शकों को ये कहूँगा कि ये जब लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बन गया है, इसको थोड़ा सा नाप तोल के ये चीज़ कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो पूरे एक क्वांटम कंप्यूटर है। आई मीन उसमें एक चिप्स बने हैं, जो हम कंप्यूटर चिप्स की बात करते हैं, या कुछ टेक्नोलॉजीज़ बनी हैं, पर इंटीग्रेटेड क्वांटम कंप्यूटर अभी तक नहीं बना है।
तो इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इंटेल है। विश्वविद्यालयों में भी अमेरिका में MIT, हार्वर्ड काफ़ी काम कर रहे हैं इस पे। UK में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल, सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो NUS यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स बोल के है, उसमें भी काफ़ी काम चल रहा है। और बहुत सारे सरकारों ने इस पे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। हमारे भारतीय सरकार ने भी ये शुरू किया है, जैसे कि आप कह रहे थे, और शायद हम इसके बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UK की सरकार ने UK नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बनाया था। नेदरलैंड्स में QTech बोल के एक प्रोग्राम है। चाइना ने काफ़ी इस पे क्वांटम सैटेलाइट के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, और नेशनल लेबोरेटरी फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस भी है। तो काफ़ी सारा काम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सभी का प्रायोरिटी एरिया जिसको कहते हैं रिसर्च में, ये अभी का है जी। सर ये जैसे अभी हम देखते हैं कि भारत सरकार ने जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां कंफर्म हो गया कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 6000 करोड़ रुपए की हमारी क्वांटम जो मिशन है उसको, नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसका टाइमलाइन कुछ है क्या, और किन चीजों के ऊपर ये पूरा मिशन जो है वो फोकस करेगा? जी, तो इसमें 4 मेजर क्षेत्र हैं। अगर हम देखें तो मैं डिटेल में अभी इतना भी नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा फिर। पर ब्रॉडली अगर हम देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड सेंसिंग, क्वांटम सेंसर्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में है, और क्वांटम मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी कुछ काम है। तो ये कुछ ऐसे वर्टिकल्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिस पे काम चलेगा अभी। तो इनका एक्चुअली ये प्रथम ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इससे पहले भी 2-3 साल पहले आपने शायद इंट्रोडक्शन में बताया था, क्वेस्ट बोल के एक शुरू किया गया था, फिर उसके बाद एक और मिशन रहा है। तो सरकार काफ़ी इस पे ध्यान दे रही है। तो उसमें क्या है कि जैसे विश्वविद्यालयों में काफ़ी रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, तो उनको एक एप्लीकेशन राउंड होता है, और फिर प्रायोरिटी एरियाज़ के हिसाब से फंड एलोकेशन होता है, उसका पूरा प्रोसेस है एक। तो उस हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स राष्ट्र भर से आते हैं, और उन्हें सरकारी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी, उनको वो उसका स्क्रीनिंग करते हैं। तो अभी ये कहा गया है कि अगले साल से ये पूरा फंड धीरे धीरे करके शुरू किया जाएगा, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसके आप उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा स्टडी है या कोई रिसर्च वर्क है जो कि प्रायोरिटी एरिया हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें बहुत सारी एरियाज़ हैं, जैसे IISc में अभी क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर काम चल रहा है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में अभी की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम पब्लिक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, तो मैसेजेस कैसे सीक्रेटली भेजे जाते हैं ओवर पब्लिक चैनल्स, उसके बारे में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काम चल रहा है। और कुछ जगहों में टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में के ऊपर काम चल रहा है। और DRDO और कुछ और क्षेत्र लैब्स में क्वांटम सेंसर्स के बारे में के ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उनके अलग अलग शोध कार्य है जो कि जिस पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है 2031 तक शायद इसको रखा गया है, 2024 से 2031 तक का शायद ये ऐसा टाइमलाइन है। सर एक बार नहीं, आई मीन कंप्लीशन का, जी हाँ, जी तो उसमें 2000 अभी इसका फोकस एप्लीकेशन पार्ट पे जिस तरीके से है, मुझे या हमें जो लोग सुनेंगे उनको ये उत्सुकता जरूर है कि इससे चीजों की स्पीड, हमारी इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी या उसकी एक्यूरेसी, इन चीजों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। या अगर जब हम, ये तो बहुत अभी पता नहीं कितनी अनसर्टेनिटी है कि क्वांटम कंप्यूटर जो, जैसा कि आप बता रहे हैं, पूरा क्वांटम कंप्यूटर बनने के बाद चीजें किस तरीके से बदल जाएंगी, और उसका क्या हमें जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैंने जैसे पिछले उत्तर में बताया,
जो प्रमात्र यांत्रिकी है उसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक जो मॉडल हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का जो बहुत ही महत्व रहता है। तो उसमें अगर आप सोचें कि क्लासिकल कंप्यूटर्स जो हैं, जो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें दर्शक भी ये जानेंगे कि उसमें बिट्स का प्रयोग होता है, बिट्स 0 या 1 का प्रयोग होता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर में क्योंकि प्रमात्र यांत्रिकी में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक चीज़ है जिसको कहा जाता है सुपरपोजिशन। तो आप अलग अलग स्टेट्स को सुपरपोज करके एक दूसरे के साथ मिला के इन अ वे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 0 एंड 1 के बजाय हम अल्फा 0 या प्लस बीटा 1, मतलब अल्फा बीटा कुछ कोएफिशिएंट्स है, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक किसी स्टेट में दोनों 0 और 1 दोनों ही हो सकते हैं जब तक कि हम उसको मेजर नहीं कर लेते। तो उससे आप देखते हैं कि 2 के बजाय हमारे पास उससे बहुत अधिक जो हम इंफॉर्मेशन कैरियर्स की बात करते हैं वो मिल सकते हैं हमें क्वांटम कंप्यूटिंग में, प्रमात्र प्रौद्योगिकी में। उसके अलावा अगर हम देखें, आपने पूछा कि वो स्पीड अप कैसे करता है, तो कहा जाता है कि एक तरह से 100 मिलियन, जो कि आई थिंक 10 करोड़ के आसपास होगा, 10 करोड़ टाइम्स फास्टर देन मेनी ऑफ द रेगुलर कंप्यूटर्स हम कहते हैं। उसके अलावा ये जो है वो बहुत छोटे वे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिएचराइजेशन जो है वो काफ़ी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूँ तो अगर आप एक मानवीय बाल जो होता है, हमारा बाल को आप अगर ले, तो उसके डायमीटर में इंटेल का जो एक क्यूबिट एक चिप आया था, D1D फैब चिप, वो अराउंड 1500 क्यूबिट्स उसमें उस बाल के डायमीटर में फिट हो सकते हैं, राइट? उसमें हम उसको लगा सकते हैं। तो उससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिनिएचराइजेशन है, और वो सारे क्यूबिट्स इंफॉर्मेशन कैरियर्स हैं। तो 1500 इंफॉर्मेशन कैरियर्स आपके उस बाल के डायमीटर में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो आज के जो सुपर कंप्यूटर्स भी हैं वो लगभग 1 से 10 मेगावाट का पावर प्रयोग करते हैं ऑन एवरेज, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर अराउंड 25 किलोवाट पावर शायद यूज़ करे। बट उसमें भी बहुत सारे कैवियट्स है कि किस प्रकार का सिस्टम है, उसमें डीकोहेरेंस बोल के एक चीज़ है, उसको कैसे ऑफसेट किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि स्पीड के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में, मिनिएचराइजेशन के मामले में, इन सभी में क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल रेगुलर कंप्यूटर से बेहतर हो सकता है। जी। तो ये कुछ मतलब अगर एकदम हम इसको समझाना चाहें तो जैसे पहले बड़े घरों में टीवी आते थे, फिर छोटे, फिर एलईडी, इस तरीके से चीजें चली थी, और आज जी, छोटे से आजकल तो स्मार्टफोन में ही हम सब कुछ देख ही लेते हैं। जी जी, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दूसरा, ये अब इस तरीके से गवर्नमेंट इसमें एलोकेशन करेगी, तो जो लोग क्वांटम के फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे, तो ये अपने प्रपोजल बता रहे हैं कि जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंड एलोकेशन होगा तो वहां पर भी अपने डाल सकते हैं। जी सर, एक इसमें एडिशनल क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जी, क्वांटम के फील्ड में लेकर के कभी बहुत ऐसी कुछ चर्चाएं होती हैं जो मैंने भी सुनी है, पता नहीं वो कि कहाँ तक सही है। एसएन बोस जो है, सत्येंद्र नाथ बोस, जो कोलकाता से हैं, जिनके नाम पर बोसोन एक पार्टिकल बाद में आया, तो उसका क्या योगदान है क्वांटम के फील्ड में, उस रिसर्च का? जी, तो हमारे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिनको एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं, जब बहुत सारे कण होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। तो 2 प्रकार के कण होते हैं, जिनमें से एक प्रकार जो है वो फर्मी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, और दूसरा जो है वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। तो उनमें अंतर यही है कि जो फर्मी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं वो है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स की बात करते हैं, तो वो सब ये फर्मी स्टैटिस्टिक्स में इसका प्रयोग करते हैं, एंड इसीलिए इनका नाम फर्मियॉन्स कहा जाता है, इन्हें फर्मियॉन्स कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के जो है वो है फोर्स कैरियर्स। फोर्स जो जैसे हम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ले लें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोटॉन्स जो है फोर्स कैरियर माना जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसका ग्लूऑन्स को माना जाता है। और भी जो अभी कहते हैं, अभी वो स्टिल कॉन्जेक्चर है कि
ग्रेविटी का है, ग्रेविटॉन्स बोल के एक पार्टिकल कण है। तो इन सभी का जो स्टैटिस्टिक्स है इसे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है और इसीलिए इनका नाम बोसॉन पड़ा। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी जो हैं उन्हीं के नाम पे बोस आइंस्टाइन का जो ये स्टैटिस्टिक्स है इसका आविष्कार, इसका निर्माण हुआ था। एंड अगर आप कहें कि लाइट की जब हम बात करते हैं, लाइट क्वांटम कंप्यूटिंग में हो या क्वांटम कम्युनिकेशन में हो, तो लाइट का जो डिस्क्रिप्शन है या स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ही फॉलो करके है। तो उनका तो मैं कहूँगा बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर वही है कि इट्स बहुत ही मतलब दुख भरी ये मतलब बात है कि उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिल पाया। वो तो मैं इवन जेसी बोस के लिए भी कहता हूँ कि उतना सम्मान जितना उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पर अभी हम सारे फिजिसिस्ट उनका योगदान समझ पाते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी। इससे अगला सवाल मेरा मतलब जुड़ा है, आप मेरे ख्याल से 6-7 साल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में बिताए हैं। जी, जी। तो वहाँ अगर भारतीय लोग हैं या आपके जो वहाँ के कलीग हैं, चाहे वो बाकी देशों से हैं या वहीं के, तो उनके बीच में अगर कभी, मतलब ये तो एडिशनल क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर तो मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन ये एडिशनल है कि वहाँ के लोगों से जब आप बात करते हैं तो उनमें भारत को लेकर के कैसा परसेप्शन है, खासकर विज्ञान के फील्ड, अगर कभी आपकी चर्चा हुई हो, कुछ अनुभव हो? जी, जी, जी। तो एक्चुअली मैं भाग्यशाली रहा था बिकॉज़ वहाँ पे मुझे काफ़ी एमिनेंट जो फिज़िसिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उन सभी से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुद भी प्रोफ़ेसर ब्रायन जोसेफसन जो हैं नोबेल लॉरिएट है फ़िज़िक्स में, उनके साथ काम करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। चर्चा रहती है उनके साथ, बातचीत होती रहती है। उसके अलावा वेंकट रमन जो हैं, प्रोफ़ेसर वेंकट रमन, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, अभी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जो विज्ञान क्षेत्र में जो योगदान है, अभी के संदर्भ में मैं कहूँगा कि लोग उसको पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो प्रौद्योगिकी के मामले में यूएस में भी सिलिकॉन वैली की जब बात होती है तो वो सब भारतीय मस्तिष्क या ब्रेन्स पे ही काम करती हैं। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, आप सीईओ ले लें या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं और ग्रुप्स में भी काम कर रहे हैं। रसायन शास्त्र में बोले तो वेंकट रमन जी हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। फिज़िक्स के मामले में मैं यही कहूँगा कि एक ज़माने में हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, सीवी रमन जी की बात करते हैं। तो अभी जो है ब्रेन ड्रेन का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कैवेंडिश लेबोरेटरी की बात करूँ तो बहुत सारे ग्रुप्स में भारतीय लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहीं पे रहते हैं, रह जाते हैं। उन कुछ लोगों का यहाँ भारतीय कंपनीज या ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन रहता है, पर बहुतों का वहीं पे वो बस जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो वो एक देश के लिए ठीक नहीं मैं समझता हूँ कभी-कभी है। पर उसके लिए भी उनको वापस लाने के लिए हमें एज अ नेशन, हमें देश के हिसाब से, जो कि सरकार कर रही है, काफ़ी काम चल रहा है उस पर, उन्हें एनकरेजमेंट देना चाहिए। उन्हें जो प्रोग्राम्स हैं अभी उनका प्रयोग करके उनको वापस लाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सभी जानते हैं भारतीय योगदान के विषय में। कुछ लोग उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य जो सभ्यता है या सोच है उसको प्राथमिकता देने की कुछ लोगों में एक स्वभाव है। तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बट वही है, बैलेंस का सिचुएशन है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी। तो इससे अगला ये एक और कि जो ये कंट्रीज हैं, अभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उसमें देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन को लेकर के या उनकी R&D को लेकर के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, वो उनके बहुत उनका काम है। भारत में अभी हम भारत के भविष्य को, अगर अपने देश के फ्यूचर को देख के हम बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे एक इम्पोर्टेंट टूल इसमें साबित हो सकता है हमें उस कतार में आगे खड़ा होने के? जी। मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में, पहले हम अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, हम बात सबसे पहले
मैं करना चाहूँगा। तो अभी जो चीन है, मैं आपको नेशनल लेबोरेटरीज़ की बात कर रहा था, वो क्वांटम लेबोरेटरीज़ के बारे में। तो चीन ने क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और बहुत सारे अलग चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट किया है। अब अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें, हमारे जो पब्लिक कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, फ़ोन लाइंस हैं, इंटरनेट का प्रयोग है, इन सब में जो एक क्रिप्टोग्राफी बात है, क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है, क्रिप्टोग्राफिक कोड्स का एंड की डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रयोग होता है। तो अगर कोई देश के पास ऐसा कोई एल्गोरिदम है जो उस चीज़ को तोड़ पाए, जो की डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक करके उसमें इंट्रूड कर पाए, उससे काफ़ी डेंजर हो सकता है, उससे काफ़ी वालनरेबिलिटी हमारे देश का बढ़ सकता है। तो अगर हम अपने आसपास में ही देखें, तो चीन की बात ही देख लें, तो उससे काफ़ी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें काउंटर मेजर्स जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका निर्माण करना ही चाहिए, बिकॉज वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है। उसके अतिरिक्त मैं कहूँगा मेडिसिन, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटेशन का काफ़ी यूसेज है। तो अब अगर देखें नए प्रकार के जो रिजर्व्स हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोले, या फार्मास्यूटिकल्स में हम जब मेडिसिनल कंपाउंड्स की बात करते हैं, उनके जब बहुत सारे आइटरेशंस या उनके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, किस किस प्रकार के कंपाउंड्स बन सकते हैं, उसमें भी सिमुलेशन का प्रयोग होता है, बहुत सारे स्पैन होता है ऑफ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स एंड सो ऑन। तो उसमें भी इंटेंसिव कंप्यूटेशन की ज़रूरत है, तो उसमें भी क्वांटम कंप्यूटर का योगदान रह सकता है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँगा कि जो डिफेंस में मैंने बोल दिया, फार्मास्यूटिकल्स भी है। फाइबर ऑप्टिक्स के मामले में अगर हम देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो हैं उसमें भी आजकल, आई मीन इन मेडिसिन तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है, बट इन वेरियस अदर वेज वी नीड टू यूज़ वो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, ज़्यादा तेज़ हो पाए, और उसका सभी लास्ट माइल तक जिसको कहते हैं वहाँ तक चीज़ें पहुँच पाए। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रयोग है। जी जी। एक वैसे तो हर बार मैं सोचता हूँ यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है। आप तो वहाँ पीएचडी आपने अपना खत्म किया था, पोस्ट डॉक आप वहाँ पर कर रहे थे, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन भी संस्कृत भाषा में आप दे करके यहाँ आ गए हैं। तो मुझे दो चीज, एक चीज जो मेरे मन में पूछने वाली है, वो कौन सी ऐसी चीज मन में आती है, क्योंकि आप एक बार वहां चले गए हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो वहां कोई आपके लिए जॉब लेना या वहां आपके लिए आगे कुछ करना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ करके अभी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं रिसर्च को लेकर के, अभी वैसा माहौल सरकार कर रही है लेकिन वैसा माहौल नहीं है। तो वहां से यहाँ आने का जो एक डिसीजन है, उसके पीछे मन में क्या रहता है, जबकि पता है कि थोड़ा सा जा करके तो स्ट्रगल हो ही जाएगा। जी, आई मीन क्लीशे ना साउंड करते हुए मैं यही कहूँगा कि देश प्रेम है। बिकॉज मैं जब 2014 में जब गया था यूके, उसी समय मेरे मन में यही था कि मैं ज्ञान प्राप्त करके या जो भी है शिक्षा प्राप्त करके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्राप्त करके देश के उसमें प्रगति में कैसे योगदान दे सकता हूँ, उस विज्ञान के ज्ञान को लेकर। वो रहा है हमेशा से ही। और मैं यही कहूँगा कि आपने सही कहा कि अभी देश में काफ़ी कुछ है जो करना है अभी भी, पर जो लोग सच में देश के लिए काम करना चाहते हैं, मैं वही कहूँगा कि आप ये चीज़ को एक साधना की तरह लें, क्योंकि किसी भी साधना में कठिनाई तो होगी ही, और इसमें मुश्किलें तो आएंगी ही, पर उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही फुलफिलिंग है। उसमें एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आई डोंट थिंक इज़, मतलब जस्ट एक अचीवमेंट करके उसका मतलब उसका भी एक महत्व है, पर उसको एक मैं कहता हूँ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अचीवमेंट जिसको कहते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अचीवमेंट, उसका एक अलग महत्व है। तो मैं दूसरे वाले को ज़्यादा महत्व देता हूँ और पहले वाले को इतना नहीं, तो इसीलिए मैंने ये। और आप सर एक क्वाइट यंग हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो लोग बहुत यंग हैं और रिसर्च के एरिया में हैं, तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, जितना आपने अचीव किया है इस छोटे से अपने जीवन काल में। आखिरी कोई मैसेज आप जो लोग रिसर्चर हैं, अलग अलग संस्थान में पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, मैं यही कहूँगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देश के लिए बहुत
महत्व है। आप अगर पॉवर्टी की बात करें, हेल्थ इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, एजुकेशन के मामले में भी है। अभी टेक्नोलॉजी में अगर आप इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में, मैंने अभी जैसे कहा डिफेंस, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी क्षेत्रों में है। तो हमारे भारत में भारत का एक अपना लेगेसी है, हिस्ट्री है, बट रिसेंट जो हमारा हिस्ट्री है वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक डार्क फेज से हम गुजरे हैं, और अभी जब हम स्वाधीनता पा चुके हैं तो अभी बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए युवा जो शक्ति है उसका प्रयोग करके और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी मन है, जो भी संभावनाएं हैं, उन सभी को एकत्रित करके हमें आगे बढ़ना है। तो मैं इसी मैसेज से ये आपको जी। खत्म करना चाहूँगा। आपने सर अपना कीमती समय निकाला हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।